अभी तक हमने इन्फिनिटेसिमल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की है। अब इस वीडियो में हम फाइनाइट कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर थोड़ी नज़र डालेंगे। हमें ये पता है कि कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो 4 तरह की हैं। तो उनमें से पहली कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो वो ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन की इन्फिनिटेसिमल फॉर्म बहुत आसान है और वो कुछ यूं है जहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो इन्फिनिटेसिमल है, लेकिन इसकी फाइनाइट फॉर्म गैस करना इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और डिराइव करना भी कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आप देख सकते हो कि जो फाइनाइट फॉर्म है उसमें सिर्फ ये होगा कि एक फाइनाइट वेक्टर ऐड हो जाएगा। ये ए जो है ये एक फाइनाइट वेक्टर है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं डायलेशंस की, तो डायलेशंस में इन्फिनिटेसिमल फॉर्म पहले लिखूं अगर मैं, तो वो कुछ यूं है, राइट। और इसकी फाइनाइट फॉर्म पता करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि इसको मैं यूं नहीं लिखूंगा, बेहतर ये है कि मैं इसको यूं लिखूं, ये बेहतर है। तो इसकी फाइनाइट फॉर्म जो है वो कुछ यूं होगी कि मैं इसकी ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है यहाँ पे इसकी फाइनाइट फॉर्म लिखूंगा। और वो इतना मुश्किल नहीं है पता करना कि वो होना चाहिए एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा एक्स म्यू, राइट। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मैं इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशंस छोटी छोटी जो हैं वो बार बार करता जाऊं, तो फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन बनाने का जो तरीका है वो इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशंस को बार बार करना है। तो इसको आप यूं भी देख सकते हो कि सपोज करो कि मेरे पास एक फाइनाइट नंबर है जिससे मैंने एक्स को मल्टीप्लाई करना है फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन बनाने का तरीका ये है कि मैं उस नंबर को डिवाइड कर दूं किसी छोटे नंबर से, बड़े नंबर से। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि मैं एक फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूं जो कि है एक्स प्राइम इज इक्वल टू से एल टाइम्स एक्स म्यू। एल जो है वो एक नंबर है और ये एक फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन है। इसकी इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन बनाने का तरीका जो है वो एक ये हो सकता है कि मैं इसको डिवाइड कर दूं किसी बहुत बड़े नंबर से, राइट। और उसकी मैं इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन देखूं कि क्या होगी, वो कुछ इस तरह की है। और फिर इसको मैं n टाइम्स करूं और लिमिट ले लूं n गोज टू इन्फिनिटी, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक्सपोनेंशियल निकल के आता है, राइट। इसको आप यूं भी देख सकते हो कि 1 प्लस एल ओवर n पावर n, और फिर आप यूं ये डिवाइड भी कर दो और ये मल्टीप्लाई भी कर दो, और फिर आप लिमिट ले लो कि n गोज टू इन्फिनिटी। तो ये जो अंदर है ब्रैकेट के ये बनता है e, हमें बहुत अच्छे से पता है, राइट। ये बेसिक कैलकुलस से हमें पता है, e टू द पावर l। तो मुझे पता ये लगता है कि मुझे यहाँ पे l मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए बल्कि e टू द पावर l मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो दैट्स वाई एक्सपोनेंशियल आता है फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर। एक और जो बहुत अच्छी बात है इस फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो ये है कि अगर मैं 2 डायलेशंस करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ x म्यू इज e टू द पावर लैम्डा टाइम्स x म्यू, और फिर दूसरी डायरेक्शन में यूं करता हूँ कि x म्यू डबल प्राइम इज e टू द पावर लैम्डा प्राइम टाइम्स x टू द पावर म्यू, x म्यू टू द पावर x प्राइम म्यू। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ कि e टू द पावर लैम्डा प्राइम टाइम्स e टू द पावर लैम्डा x पावर म्यू। लेकिन इसको मैं यूं लिख सकता हूँ लैम्डा प्लस लैम्डा प्राइम टाइम्स एक्स पावर टाइम्स एक्स म्यू। तो आप देख सकते हो कि ये 2 डायलेशंस करना, एक डायलेशन जो है वो ये है और उसके बाद ये है, ये 2 डायलेशंस करना बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं एक डायलेशन करूं जिसका डायलेशन फैक्टर जो है, जिसको मैं लैम्डा कह रहा हूँ, वो पहली 2 डायलेशंस के सम के इक्वल हो, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे लैम्डा जो हो गए हैं वो ऐड हो गए हैं, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स म्यू डबल प्राइम इज e टू द पावर लैम्डा डबल प्राइम एक्स म्यू, लेकिन लैम्डा डबल प्राइम जो है वो लैम्डा प्लस लैम्डा प्राइम है। तो सक्सेसिव डायलेशंस में जो ये लैम्डा फैक्टर है ये ऐड हो जाता है। तो दैट्स वाई इसको हम डायलेशन के इन्फिनिटेसिमल पैरामीटर के तौर पे यूज़ करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि इनफिनिटेसिमल फॉर्म लिखने के लिए पैरामीटर्स को ऐड होने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ कर आए हुए हो
तो वहाँ पे हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस का जो पैरामीटर है वो वेलोसिटीज़ नहीं लेते हैं बल्कि रैपिडिटी लेते हैं, बिकॉज रैपिडिटी जो है वो सक्सेसिव लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में ऐड होती हैं, लेकिन वेलोसिटीज़ नहीं होती। खैर, इसी तरह से हम आगे जा सकते हैं। अब रोटेशंस की बात कर सकते हैं। रोटेशंस की फाइनाइट फॉर्म बताने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस कोर्स को पढ़ने के लिए आपको क्वांटम फील्ड थ्योरी पहले पढ़ना ज़रूरी है। तो वहाँ पे आपने पोइनकारे एल्जेब्रा, पोइनकारे ग्रुप की डेवलपमेंट में रोटेशंस की फाइनाइट फॉर्म देखी होगी। तो अगर मैं रोटेशंस की इन्फिनिटेसिमल फॉर्म लिखूँ, जो कि हमने इस कोर्स में लिखी है, तो वो कुछ यूँ थी। राइट, जहाँ पे एल अल्फा बीटा का जो एक्सप्रेशन था वो मैंने दिया था पहले। इसको क्वांटम फील्ड थ्योरी में यूँ भी लिखा जाता है, अगर आप मेरे क्वांटम फील्ड थ्योरी की प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं ये कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ। इसमें दरअसल एक्सप्लिसिट बनाया गया है कि वेक्टर्स के ऊपर कैसे एक्ट करते हैं जनरेटर्स। राइट, तो अब होगा ये कि इसकी फाइनाइट फॉर्म जो है उसमें सिर्फ ये होगा कि एक मैट्रिक्स होगा जो कि एक्ट करेगा वेक्टर्स के ऊपर। राइट, और वो मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है सिवाय इस चीज़ के एक्सपोनेंशियल के। राइट, उसको अब इसके एक्सपोनेंशियल के तौर पे भी लिख सकते हो, लेकिन आई थिंक ये नीचे वाला जो है उसके एक्सपोनेंशियल के तौर पे लिखना जो है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाता है इस चीज़ को कि हो क्या रहा है। ओके, सो अब हम बात करते हैं। मैंने असल में रोटेशंस की बात ज़्यादा इसलिए नहीं की बिकॉज इट्स वेरी वेरी प्लॉजिबल कि जो इस कोर्स को फॉलो कर रहा हो या कर रही हो वो पहले से रोटेशंस के बारे में काफ़ी हद तक जानता होगा। अब हम बात करते हैं स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस की। स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं उनकी फाइनाइट फॉर्म, आप अगर कोई भी कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी की बुक पढ़ते हो या फिर कोई लेक्चर नोट्स पढ़ते हो तो इट्स वेरी रेयर कि आपको स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन की फाइनाइट फॉर्म की डेरिवेशन कहीं पे मिले। लेकिन ये करना इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन वो करते क्या है वहाँ पे ज़्यादातर लेक्चर नोट्स या फिर बुक्स में कि वो फाइनाइट फॉर्म कोड कर देते हैं और वो आपको ये कहते हैं कि आप इसकी इन्फिनिटेसिमल फॉर्म देख सकते हो कि वो मैच करती है उससे, जो कि स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस की जो इन्फिनिटेसिमल फॉर्म है वो मैं लिख देता हूँ। तो स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि SCT, इसकी जो इन्फिनिटेसिमल फॉर्म है वो है ये मल्टीप्लाई प्लस ये एंड माइनस एक्स स्क्वायर बी म्यू। ये इन्फिनिटेसिमल फॉर्म है स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस की। इसकी फाइनाइट फॉर्म कैसे लिखी जाए? वेल, इसको एक्सपोनेंशिएट करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन इसको एक और अप्रोच से देखा जा सकता है कि इसकी फाइनाइट फॉर्म क्या होनी चाहिए। वो तरीका ये है कि आप इस तरह देखो कि सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो B है यहाँ पे, जो कि एक वेक्टर है एक्चुअली, B दरअसल इन ट्रांसफॉर्मेशंस के पैरामीटर्स हैं। राइट, और इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि B जो है वो स्मॉल है। तो हम एक काम करते हैं कि B वेक्टर जो है उसको मैं लिख लेता हूँ कि इट इज़ T एक नंबर है टाइम्स अ फाइनाइट वेक्टर। राइट, तो अब हो ये रहा है कि जो पैरामीटर है वो अब T है, लेकिन चूँकि जो स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है वो 4 हैं, क्योंकि उसके जनरेटर्स हैं वो 4 हैं, क्योंकि जनरेटर जो है उसका K म्यू होता है, K एक वेक्टर है। तो E म्यू जो है वो दरअसल डायरेक्शन बताता है जिस डायरेक्शन में B है, लेकिन T जो है वो इस वेक्टर की लेंथ कंट्रोल कर रहा है। और इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए T जो है वो बहुत स्मॉल है। तो अगर मैं ये चीज़ यूज़ करूँ तो x म्यू प्राइम जो है वो x म्यू प्लस 2t e डॉट x म्यू माइनस एक्स स्क्वायर टी ई म्यू बनता है। अब मैं ये कर सकता हूँ कि x म्यू प्राइम जो है उसको मैं लिख सकता हूँ कि ये x म्यू t है। एक मिनट, और आप देख सकते हो कि x म्यू 0 जो है वो दरअसल इनिशियल x म्यू है, यानी कि ये राइट, बिकॉज अगर t 0 होगा तो सिर्फ पहली टर्म बचेगी। तो अब हमारे पास हो ये रहा है कि x म्यू जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं,
और एक और बात कि दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि टी स्मॉल है इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक्स म्यू एज अ फंक्शन ऑफ टी क्या होगा जब टी बड़ा हो, जब टी स्मॉल ना हो। यही मतलब है फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशंस का। तो अगर मैं दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मेरे पास कुछ यूं बनता है, एक्स का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी उसको मैं एक्स म्यू डॉट के तौर पे लिखूंगा आपसे। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं एक्स म्यू डॉट, राइट। अच्छा, अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एक्स में है। एक्स इसका एक्स म्यू जो है इसके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो। सो डिफाइन वाई म्यू इक्वल टू एक्स म्यू ओवर एक्स स्क्वायर, राइट। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको मैं कहूँगा वाई म्यू डॉट, तो वो कुछ यूँ बनता है। इसमें आप सिर्फ क्वोशिएंट रूल लगा सकते हो कैलकुलस से। ये वाला जो डॉट है ये दरअसल डॉट प्रोडक्ट वाला है, और ये वाला जो डॉट है ये डेरिवेटिव की वजह से आया है, राइट। ओके, सो अब इस एक्सप्रेशन में हमें एक्स डॉट दिख रहा है, हमें एक्स डॉट यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, लेकिन एक्स डॉट का एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास ये है। तो अगर मैं ये एक्सप्रेशन पुट करूँ तो लेट्स सी के वाई म्यू डॉट क्या बनता है। सो फर्स्ट टर्म में ये बनेगा 2 टाइम्स ई डॉट एक्स म्यू। तो ये फर्स्ट टर्म है, मैंने अभी तक सिर्फ ये टर्म लिखी है, माइनस 2 टाइम्स 2 ई डॉट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई डॉट एक्स म्यू। मैंने क्या किया है कि मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक्स म्यू एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स है, ये यानी कि 2 डॉट्स हैं यहाँ पे, ये वाला डॉट डेरिवेटिव वाला है, ये वाला डॉट डॉट प्रोडक्ट वाला है। तो एक डॉट प्रोडक्ट भी जा रहा है एक्स के साथ, तो मैंने ये लिखते हुए डॉट प्रोडक्ट भी ले लिया है एक्स के साथ, राइट। ओके, अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सिंप्लीफिकेशन हो रही है। ये चीज़ जो है ये दरअसल 2 टर्म है सिमिलर, तो 2 - 1 जो है वो 1 हो जाएगा। तो मैं ये कर सकता हूँ कि ये दूसरी टर्म भूल जाऊँ और यहाँ से 2 भी ख़त्म कर दूँ। तो हमारे पास कुछ यूँ बन रहा है कि ये एक टर्म है -2 ई डॉट एक्स स्क्वायर एक्स म्यू, बट वही टर्म ये भी है, और दोनों एक प्लस में है, और यानी एक के साथ प्लस लगा हुआ है, एक के साथ माइनस, कैंसिल हो जाएंगी दोनों, तो सिर्फ एक टर्म बचेगी और वो है ये टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास बच रहा है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ई म्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, लेकिन ये बनता है माइनस ई म्यू। सो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है माइनस ई म्यू। बहुत सिंप्लीफाई हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ये कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग डिफरेंशियल इक्वेशन थी, लेकिन ये कितनी सिंप्लीफाई हो गई है इस वेरिएबल चेंज के बाद, बहुत सिंप्लीफाई हो गई है। और हमें याद रखने की ज़रूरत है कि y जो है वो फंक्शन है t का, तो एज अ फंक्शन ऑफ t। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। ये एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, लेकिन आप देख सकते हो कि अगर t 0 हो तो फिर ये जो भी कांस्टेंट होता है यहाँ पे वो y म्यू 0 के इक्वल हो जाता है, तो मैंने इसको y म्यू 0 लिख दिया है। ओके, अब हमें पता है कि y म्यू जो है वो x म्यू ओवर एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो मैं ये चीज़ यहाँ पे भी लगाऊंगा और यहाँ पे भी लगाऊंगा। सो हमारे पास कुछ यूँ बनता है x म्यू t ओवर एक्स स्क्वायर t इक्वल टू एक्स म्यू 0 ओवर एक्स स्क्वायर 0 माइनस t टाइम्स ई म्यू।
अब दो तीन चेंजेस मैं यहाँ पे करूँगा। पहली चीज़ तो ये कि मैंने पहले ये किया था कि मैंने एक्स प्राइम को एक्स टी लिख दिया था, तो अब मुझे एक्स टी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक्स प्राइम लिख सकता हूँ वापस, और ये फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद है, राइट, क्योंकि यहाँ पे टी जो है वो कुछ भी हो सकता है, टी स्मॉल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो एक्स बनता है एक्स प्राइम, वो है ये वाला एक्स प्राइम। और एक्स जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली एक्स लिख सकते हो। और मैंने पीछे ये लिखा था कि b इज इक्वल टू टी ई म्यू, राइट। तो मैं ये भी अब यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो ये बनता है b म्यू। तो ये है स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस की फाइनाइट फॉर्म। इसको इस तरह भी लिखा जाता है कभी कभी, इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है, और वह तरीका ये है कि x, पहले आप एक काम करते हैं कि इस एक्सप्रेशन का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं अपने ही साथ। तो x म्यू प्राइम और x प्राइम स्क्वायर, इसका डॉट प्रोडक्ट अपने ही साथ, यानी कि स्क्वायर मतलब ये अपने साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, x म्यू ओवर x स्क्वायर माइनस b म्यू स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा x प्राइम स्क्वायर का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं अगर, तो बनता है x स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2x डॉट b ओवर x स्क्वायर। सो ये जो राइट हैंड साइड है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये बनता है b स्क्वायर, मैं सारी की सारी सेम डिनोमिनेटर के साथ लिख रहा हूँ टर्म्स, वेट, यस, ओके, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि यू नो ओके, सो ये लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कैंसलेशन हो रही है, तो हमारे पास ये आएगा एक्स प्राइम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x डॉट बी ओवर एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि एक्स प्राइम स्क्वायर जो है वो है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिनट, आई थिंक एक मिस्टेक है, या सॉरी, यहाँ पे भी कैंसलेशन हो रही है इससे, सॉरी, इस पूरे की कैंसलेशन होगी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 1 आएगा, या सॉरी, ओके। सो इसको मैं ज़रा कन्वेंशनल फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये 2x डॉट बी वाली टर्म बीच में लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। सो मेरे पास एक्स प्राइम स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। अब अगर मैं दोबारा जाऊँ इस फॉर्मूला पे, इस रिलेशन पे, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि एक्स प्राइम स्क्वायर एक्स म्यू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस बी म्यू। सो यहाँ पे आप कोट कर सकते हो ये वाला फॉर्मूला कि एक्स प्राइम स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल है। सो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस, अच्छा इसमें चलो अभी नहीं करते, बाद में करेंगे, 1 माइनस 2 टाइम्स एक्स डॉट बी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस सब से, राइट। इसको लिखने का तरीका ये है कि इट्स एक्स म्यू माइनस एक्स स्क्वायर बी म्यू 1 माइनस 2 टाइम्स एक्स डॉट बी प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो कि एक्स म्यू प्राइम इज 1 माइनस एक्स म्यू माइनस दिस थिंग राइट। सो ये है फाइनाइट फॉर्म स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के। अब हमने स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन समेत तमाम की तमाम ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं उनकी फाइनाइट फॉर्म देख लिए। तो अब मैं एक और टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो में, और वो टॉपिक ये है कि हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो कि इनवेरिएंट होंगी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर, तमाम कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर।
ओके, सो सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं, इस क्वेश्चन को आंसर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन देखो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसलेशंस जो हैं उनमें कौन सी क्वांटिटीज इनवेरिएंट रहती हैं। वेल, ट्रांसलेशंस करती क्या है? ट्रांसलेशन ये करती हैं कि वो फाइनाइट ट्रांसलेशंस की बात करूँ, अब मैं तमाम फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करूँगा कि वो एक वेक्टर ऐड कर देती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप दो पॉइंट्स लो और उनके कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लो, तो दो पॉइंट्स को मैं रिप्रेजेंट करूँगा XA और XB से। सो XA ये एक पॉइंट है और XB ये दूसरा पॉइंट है, राइट? सो इनके कोऑर्डिनेट्स का अगर मैं डिफरेंस लूँ, राइट, तो देखो कि जब ये चेंज होते हैं, यानी कि प्राइम्ड वर्जन्स इनके जो होंगे वो किस तरह के होंगे। तो XA प्राइम म्यू जो है वो कुछ यूं बनेगा। अच्छा, इस A से कोई मैं बल्कि चेंज कर देता हूँ इसका नाम, इसको मैं क्या करूँ, यू नहीं बल्कि WU कर देता हूँ। तो ये एक वेक्टर है सिर्फ, कुछ भी नहीं है। और WU माइनस XB म्यू माइनस WU, लेकिन WU कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये इनवेरिएंट है। इसका मतलब है कि ये इनवेरिएंट है। प्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स में भी वही है जो कि पहले था। तो इसका मतलब है कि दो कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस जो है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस जो है, या फिर दो अलग अलग पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स जो हैं उनका डिफरेंस जो है वो एक इनवेरिएंट है कन्फॉर्मल ट्रांसलेशंस में। लेकिन क्या ये बाकी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस में भी इनवेरिएंट है? वेल, एक्चुअली नहीं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये रोटेशंस में इनवेरिएंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रोटेशंस में ये कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा, वेल हमें पता है कि ये इक्वल है इस चीज के, लेकिन ये क्या कहते हैं, ये इसके इक्वल नहीं है। ये इसकी इक्वल तभी होगा जब ये मैट्रिक्स जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि रोटेशंस में, इसका मतलब ये है कि रोटेशंस में दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस जो है वो इनवेरिएंट नहीं होगा। ओके, तो फिर क्या करें हम? वेल, हमें ये पता है कि रोटेशंस में दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इनवेरिएंट रहता है, राइट? और ऑब्वियसली चूंकि दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो दोनों पॉइंट के दरमियान के जो कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस जो है वो ट्रांसलेशन से भी चेंज नहीं होता और रोटेशन से भी चेंज नहीं होता। तो हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओके, तो डिस्टेंस को मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा XA माइनस XB का मॉड का मतलब है कि इनके दरमियान का डिस्टेंस। तो ये इनवेरिएंट है ट्रांसलेशंस में और रोटेशंस में। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, अच्छा इसको मैं डिफाइन किस तरह करता हूँ? इसके अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ, डिस्टेंस के स्क्वायर की, तो उसको डिफाइन करने का तरीका जो है ऑब्वियस होना चाहिए, लेकिन मैं लिख दूँ रेफरेंस के लिए XA म्यू। अब देखो दो सब्सक्रिप्ट्स हैं, एक सब्सक्रिप्ट है A और एक है म्यू। A जो है वो ये बताता है कौन सा पॉइंट है, और म्यू जो है वो उसके ऊपर जो इंडेक्स है, लॉरेंट्ज इंडेक्स, ये वो वाला है। सो माइनस XB म्यू। सो ये दो पॉइंट्स के दरमियान के डिस्टेंस का स्क्वायर डिफाइन करने का तरीका है। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि क्या ये बाकी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस में दो रह गई हैं, डायलेशंस और स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस की, तो क्या ये उनमें भी इनवेरिएंट है? वेल, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि डायलेशंस में हम देख सकते हैं कि क्या होगा। डायलेशंस में क्या होता है? डायलेशंस में हमें पता है कि XA म्यू जो है प्राइम, इट इज इक्वल टू, वेल, e टू द पावर लैम्डा लिखना चाहिए, लेकिन वो भी एक नंबर है तो मैं लैम्डा लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट? तो इसका ये मतलब है कि x म्यू A प्राइम, x प्राइम म्यू B ये इक्वल होगा इसके, राइट? और इसका ये मतलब है कि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, अगर आप देखो कि इनके डिस्टेंस का जो स्क्वायर है, ये
इसमें वाले में भी एक लैम्डा आएगा, इस वाले में भी एक लैम्डा आएगा, तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब मैं डिस्टेंस लूंगा तो मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो लैम्डा बचेगा सिर्फ, राइट। सो प्राइम्ड इज लैम्डा टाइम्स एक्स ए माइनस एक्स बी। तो हम देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो डायलेशन में इनवेरिएंट नहीं है। तो क्या कर सकते हैं अब हम? उसका एक तरीका ये है कि हम ये कर लें कि हम दो से ज़्यादा पॉइंट्स लेते हैं, या कोई भी दो या तीन या चार, कोई जितने मर्जी पॉइंट्स लें, और उनमें से ना हम डिस्टेंसेस के रेशियोज लेना शुरू करें। तो मैं 4 पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करता हूँ। वो चारों पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स सेम भी हो सकते हैं वैसे। तो 4 पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी और एक्स डी, राइट। और मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये डायलेशंस में इनवेरिएंट है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि होगा कुछ यूं कि ऊपर भी लैम्डा आएगा और नीचे भी लैम्डा आएगा, लेकिन लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ जो है, ये रेशियो जो है ये डायलेशंस में इनवेरिएंट है। अब मसला सिर्फ रह गया स्पेशल कंफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस का। तो स्पेशल कंफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या ये चीज़ इनवेरिएंट है? ये पता करने के लिए थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, और हम वो करते हैं अभी, और हम देखेंगे कि आंसर है नो। सो व्हाट अबाउट स्पेशल कंफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस? स्पेशल कंफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के केस को एड्रेस करने के लिए सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है कि स्पेशल कंफॉर्मल जब एससीटीज़ में 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कैसे चेंज होता है, वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, राइट। तो ये देखना पड़ेगा पहले हमें। तो सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा कि एक पॉइंट जो है ए कर लो उसको, ये ट्रांसफॉर्म कुछ यूं होता है, और आसानी के लिए ये जो चीज़ है हम देख सकते हैं कि ये एक्स ए पे डिपेंड करती है। तो इसको मैं डिफाइन करता हूँ लैम्डा स्क्वायर एक्स ए, सिर्फ आसानी के लिए, क्योंकि ये बार बार हमारी कैलकुलेशंस में आएगा। सो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि एक्स म्यू प्राइम ए इज इक्वल टू, एक्स म्यू प्राइम ए इज एक्स म्यू ए माइनस बी म्यू एक्स ए स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर एक्स ए। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा पॉइंट हो बी, तो वो ट्रांसफॉर्म कुछ यूं होगा। और इन 2 बीज में कंफ्यूज नहीं होना, एक बी जो है वो सब्सक्रिप्ट है और एक बी जो है वो पैरामीटर वेक्टर है, राइट। यहाँ पे आएगा एक्स लैम्डा स्क्वायर एक्स बी। तो इनका डिफरेंस लेते हैं। राइट, और इनके डिफरेंस का स्क्वायर हमने लेना है, क्योंकि हमें ये चूंकि इक्वल होगा इसके, इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। सो ये डिस्टेंस का ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सॉरी, ओके। तो इसका स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि स्क्वायर का मतलब है कि अपना डॉट प्रोडक्ट अपने ही साथ। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये वाली चीज़ लेते हैं और इसका डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ये वाली चीज़ का मतलब है ये पूरी फ्रैक्शन जो है, और इसका डॉट प्रोडक्ट अपने ही साथ ले लेते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमारे पास आएगा एक्स ए स्क्वायर एंड और नीचे आएगा ये, राइट। दूसरी बार हम ये करेंगे कि ये फ्रैक्शन लेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट अपने ही साथ,
और लास्ट चीज़ ये होगी कि हम -2 टाइम्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे एक दूसरे के साथ, राइट। इसमें काफ़ी टर्म्स आएंगी, सो सारी टर्म्स को लिखते हैं, एक्स ए डॉट एक्स बी और माइनस राइट। तो ये सारी की सारी टर्म्स आ रही हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हम कुछ टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो हम ये वाली टर्म्स लेते हैं जिसमें एक्स ए स्क्वेयर है। तो एक तो वो ये टर्म है, एक ये है और एक ये है, लेकिन एक और टर्म है और वो है ये वाली। लेकिन आप ये देख सकते हो कि जितनी भी टर्म्स इस ब्रैकेट के अंदर हैं उनके साथ ये 2 का फैक्टर लगा हुआ है। लेकिन जब हम ये वाली टर्म लेंगे ना, उसमें से हम सिर्फ एक लेंगे, क्योंकि ये टर्म 2 दफ़ा है 2 के फैक्टर की वजह से, लेकिन हम सिर्फ एक लेंगे इनमें से। ये मैं आपको समझ आ जाएगी अभी कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे। ओके, सो इन टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। तो एक्स ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और फिर ये वाली दो ऊपर वाली 2 टर्म्स, यानी कि ये वाली और ये वाली टर्म। सो 1 -2 और नीचे उसके ये आएगा। उसके अलावा ये टर्म जो कि आ रही है +2 टाइम्स बी डॉट एक्स बी डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर एक्स ए लैम्डा स्क्वायर एक्स बी, और माइनस, जैसे कि मैंने कहा मैं सिर्फ एक लूँगा इनमें से, तो वो होगा बी स्क्वायर और एक्स बी स्क्वायर। बल्कि इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, 1 मिनट। या ओके, तो लास्ट टर्म में से मैंने कहा कि मैं एक लूँगा, तो बी स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर राइट। सो हमारे पास अभी पहली ये टर्म बनी है जिसमें एक्स ए स्क्वायर है। सो इसी तरह से मैं ले सकता हूँ वो टर्म्स जिसमें एक्स बी स्क्वायर है। तो वो टर्म एक ये है, एक सॉरी ये नहीं, ये वो बिल्कुल नहीं है, ये है और ये है, और इसमें से जो दूसरी रह गई है मैं वो टर्म लिखूंगा अब एक्स बी स्क्वायर के लिए, प्लस वन मिनट, या सॉरी यहाँ पे एक्स ए है और यहाँ पे एक्स ए नहीं है, सॉरी किया। ओके, सो दिस इज 2, या ओके। तो उसी तरीके से यहाँ पे 2 है और ये है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स ए आएगा माइनस एक्स ये ओके डिवाइडेड बाय ओके। अब हमारे पास कुछ टर्म्स रह गई हैं, इनमें से एक तो ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, राइट। ये टर्म पूरी हो चुकी है, अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये जो रह गई हैं टर्म्स, इनको मैं अनसर्कल कर देता हूँ ताकि देखना आसान हो। तो इन टर्म्स को लिखते हैं अब।
ओके, और लास्ट टर्म जो है वो है ये -2, ये वाली टर्म जो है ये -2 टाइम्स XA डॉट XB, ओके, डिवाइडेड बाय दिस थिंग, राइट। ओके, अब हम थोड़े ट्रिक्स लगाने शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो ये, आप ये टर्म देखो, ये वाली टर्म, यहाँ पे हम एक थोड़ी सी मैनिपुलेशन करते हैं। हम एक काम ये करते हैं कि ये जो प्लस है ना, इसको हम माइनस कर देते हैं, उसकी वजह से एक माइनस न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो वो यूं हो जाएगा। और एक काम और करते हैं कि न्यूमरेटर में 1 प्लस भी कर देते हैं, ये माइनस को साइड पे रखना है, न्यूमरेटर में 1 प्लस भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं। सो होगा ये कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ बन गई है अभी यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट लैम्डा स्क्वायर XB। और यही मैनिपुलेशंस आप नीचे भी कर सकते हो, यहाँ पे तो यहाँ पे भी कुछ यूं ही होगा, राइट। तो ये जो चीज़ बन जाएगी, ये बनती है लैम्डा स्क्वायर XA, राइट। सो इन मैनिपुलेशंस के बाद देखते हैं कि क्या बना हमारा। तो इस XA स्क्वायर 1 माइनस 2XA डॉट B ओवर दिस थिंग। अब यहाँ पे दो टर्म्स है, एक होगी ये माइनस और ये माइनस जो है ये मिलके 1 हो जाएगा, और 1 ओवर ये सारा आएगा हमारे पास, सो +1 ओवर दिस थिंग, राइट। ओके, और दूसरा जो चीज़ होगी वो हमारे पास होगी कि ये वाला जो माइनस है, वो जब आप ये चीज़ देखोगे ये चीज़ क्या बन रही है, तो चूंकि ऊपर वाला जो है वो लैम्डा स्क्वायर XB है, तो वो लैम्डा स्क्वायर XB जो है वो इस लैम्डा स्क्वायर XB को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास सिर्फ 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर XA रह जाएगा, तो एक माइनस भी साथ में आएगा। सो लेट्स सी कि क्या बनता है। हमारे पास आएगा -1 ओवर लैम्डा स्क्वायर XA, राइट। ओके, सो यही चीज़ आप देख सकते हो कि यही आप सारा काम देखोगे कि ये XB स्क्वायर वाले में होगा, यानी कि इस सारे के सारे सिस्टम में भी यही कुछ होगा। सो इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास बनेगा, आप चेक कर सकते हो एक्सरसाइज के तौर पे। +1 ओवर दिस थिंग एंड -1 ओवर लैम्डा स्क्वायर XB, और बाकी 3 टर्म्स जो है ये तो खैर सेम है, तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। बाकी 3 टर्म्स सेम है। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि ये जो है ये वाली टर्म, इसमें मैं न्यूमरेटर में भी लैम्डा स्क्वायर XA मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिनोमिनेटर में भी। सो उससे क्या होगा, तो यह बनेगा लैम्डा स्क्वायर XA और लैम्डा पावर 4 नीचे आ जाएगी। लेकिन अब एक काम देखते हैं कि ये जो है और ये, इनका सम क्या बनता है। यानी कि सिर्फ मैं कह ही रहा हूँ कि मैं अगर इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूँ और देखूँ कि बाकी सब कुछ क्या बन रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो इसको मैं ज़रा साइड पे करके देखता हूँ कि क्या बन रहा है। So 1 माइनस XA डॉट B प्लस लैम्डा स्क्वायर XA, और इन सब का आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर सेम है, मैंने जानबूझकर डिनोमिनेटर सेम किया है, तो इसका भी लैम्डा पावर 4 है, ऊपर वाले का भी लैम्डा पावर 4 है। तो ये देखते हैं क्या बनता है। तो 1 मिनट, ये सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस। सो 1 माइनस दिस थिंग। अब आप लैम्डा स्क्वायर XA का एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो, -1 प्लस 2XA डॉट B माइनस B स्क्वायर XA स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस। लेकिन ये कैंसिल होता है इससे, ये कैंसिल होता है इससे, और आपके पास बन जाता है -B स्क्वायर XA स्क्वायर टाइम्स दिस, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको भूल जाऊं
और इसको भी भूल जाऊं, तो इनका जो हासिल है हमारे पास वो बन रहा है -b² xa² लैम्डा पावर 4 xa, राइट। यही चीज आप देख सकते हो यहाँ पे होगी, यहाँ पे आएगा -b² xb² लैम्डा पावर 4 xb, राइट। लेकिन आप देखो कि ये पहली वाली टर्म जो है, ये वाली, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये देगी -b² xa² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा पावर 4a। बट माइनस में है, ये वाला माइनस इसके साथ लगा हुआ है, ये वाला, राइट। तो ये जो है ये कैंसिल हो जाएगी इस टर्म से, ये दोनों सेम है, राइट। इसी तरह से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी इससे, राइट। तो हमारे पास बचेगा क्या वो देखते हैं। हमारे पास 3 टर्म्स बचेंगी। एक टर्म जो बच रही है वो है जब ये इससे मल्टीप्लाई होता है, एक टर्म वो जब ये इससे मल्टीप्लाई होता है, और एक ये वाली टर्म, राइट। सो जो बन रहा है वो है xa² प्लस xb² माइनस 2xa.xb, और इन सब का डिनोमिनेटर सेम है, राइट। बट ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये कुछ भी नहीं है सिवाय इस चीज़ के, xa माइनस xb होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस। सो हमने अपना गोल अचीव कर लिया है। हम कर क्या रहे थे, हमने ये चीज़ कैलकुलेट की थी जो कि एक्चुअली इसकी इक्वल थी, और उसका जो रिजल्ट है वो बहुत सिंपल आ रहा है। अगर आप देखो तो xa' माइनस xb' होल स्क्वायर इज इक्वल टू xa माइनस xb होल स्क्वायर टाइम्स दिस, राइट। और अब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले सकते हो, तो आपके पास डिस्टेंस की ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, राइट। और अब आप याद करो कि लैम्डा xa जो था वो था ये लैम्डा स्क्वायर, सॉरी, xa.b प्लस xa²b², लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको डिस्टेंस की ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है तो ओरिजिनल डिस्टेंस जो है वो डिवाइड हो जाएगा इस फैक्टर और इस फैक्टर के साथ, और इस फैक्टर की डेफिनेशन जो है वो ये है। अगर आपको लैम्डा xb चाहिए तो एक ही जगह b लगा दो, एक ही जगह बस b लगा दो, तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। अब हमने ये आंसर कर दिया है कि स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर जो डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं। तो अब ये देखना बहुत आसान है कि जो रेशियोज हमने, अगर मैं पीछे जाऊं, मैंने ये क्लेम किया था कि ये वाले जो रेशियोज हैं, ये वाले, ये डायलेशंस के अंदर, ट्रांसलेशंस के अंदर और रोटेशंस के अंदर इन्वेरिएंट है, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस में इन्वेरिएंट नहीं है। वेल, क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर मैं ये वाला रेशियो देखता हूँ, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कुछ यूं है, xa माइनस xb लैम्डा xa लैम्डा xb राइट। और ये इन्वेरिएंट तभी होगा जब a और b जो है, जब a और b पॉइंट्स जो है वो वही हो जो c और d पॉइंट्स है, बट उस केस में ये रेशियो 1 है, आप देख सकते हो। तो 1 तो कोई इंटरेस्टिंग इन्वेरिएंट नहीं है। तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम ऐसा कोई इन्वेरिएंट बना सकें जो कि स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस में भी इन्वेरिएंट हो। हमें करना सिर्फ ये है कि हमने रेशियोज के प्रोडक्ट्स देखने हैं, लेकिन इस तरह करना है कि जो पॉइंट न्यूमरेटर्स में कहीं पे आया है वो डिनोमिनेटर में भी आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक रेशियोज का प्रोडक्ट है, राइट। तो आप देख सकते हो कि इसकी अगर मैं प्राइम्ड फॉर्म देखूं तो वो क्या है, वो है x1
और बाकी सारी लिखता हूँ मैं। राइट, सॉरी 1 है यहाँ पे, या ओके। अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ये यहाँ पे कैंसिल होता है, ये यहाँ पे कैंसिल होता है और ये यहाँ पे, और ये जो है ये इन्वेरिएंट है हमारे पास एक। राइट, तो आप देख सकते हो कि ये इन्वेरिएंट है। लेकिन ये इन्वेरिएंट क्यों हो सका? इसकी रीज़न ये है कि मैंने इंश्योर किया था ये इन्वेरिएंट बनाते हुए कि जो पॉइंट न्यूमिनेटर में कहीं पे आया है वो डिनोमिनेटर में भी आ जाए, ताकि सब कुछ ये जो लेमडा आ रहे हैं ये सारे के सारे कैंसिल हो जाए। फॉर एग्जांपल 1 जो है न्यूमिनेटर में भी है तो डिनोमिनेटर में भी है, 2 न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे है, सॉरी डिनोमिनेटर में यहाँ पे है। 3 अगर डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में ऊपर है तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे है, और 4 के साथ भी यही काम है। तो अगर इस तरह से रेशियोज बनाए जाएं, रेशियो के प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, तो स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के जो इन्वेरिएंट्स हैं वो हम बहुत आराम से बना सकते हैं। या इनके बारे में कुछ कमेंट्स हैं इन पॉइंट्स के, इन प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे पहला कमेंट तो ये है कि हम इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते सिर्फ 3 पॉइंट्स को यूज़ करके। सिर्फ 3 पॉइंट्स को यूज़ करके हम ये इस तरह के प्रोडक्ट नहीं बना सकते। क्यों, वो देखते हैं। तो सपोज करो हम इस तरह का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं। तो पहले हम कोई 2 पॉइंट्स चुन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे मैं या तो 2 चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन उसके साथ या तो मैं 1 चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन वो तो फिर बिल्कुल ही कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो मैं तीसरा पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो अब 2 जो है वो ऊपर और नीचे दोनों जगह आ चुका है। अब 3 चूँकि नीचे आया हुआ है तो 3 को 1 ऊपर भी आना पड़ेगा, माइनस समथिंग, हमें नहीं पता वो क्या है। और 1 चूँकि ऊपर आ चुका है तो 1 को नीचे भी आना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा। हमें एक चौथा पॉइंट एटलीस्ट ज़रूर चाहिए इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो कम से कम आपके पास 4 पॉइंट्स होने चाहिए इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इस तरह के प्रोडक्ट्स, रेशियो प्रोडक्ट्स जो हैं, इनको हम कहते हैं क्रॉस रेशियोज या फिर एन हार्मोनिक रेशियोज। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर आपके पास n पॉइंट्स हों तो आप कितने इंडिपेंडेंट क्रॉस रेशियोज बना सकते हो। इसका आंसर पता करना इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो ये कि आप एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, लेकिन वो बताने का बेहतरीन तरीका ये है कि मैं एग्जांपल से शुरू करूँ। तो अगर मेरे पास 4 पॉइंट्स हों, सो x1, x2, x3 एंड x4। मैंने अभी ऊपर एक क्रॉस रेशियो बनाया था, वो मैं दोबारा लिखता हूँ। आप देख सकते हो कि परफेक्टली रीजनेबल क्रॉस रेशियो है। इसमें जो भी पॉइंट न्यूमिनेटर में कहीं आ रहा है वो डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। इसमें एक चीज़ आप नोट करो कि कुछ इसमें पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि कुछ इसमें डिस्टेंसेस ऐसे हैं जो कि अपीयर नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि क्या 1 और 2 का डिस्टेंस आ रहा है तो यस वो यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि क्या 1 और 3 का डिस्टेंस आ रहा है तो वो कहीं पे भी नहीं है, राइट। तो इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ कि x1 माइनस x3 ज़ीरो पावर के साथ है, क्योंकि ज़ीरो पावर का मतलब 1 होता है। इसी तरीके से 1 और 4 का डिस्टेंस क्या आ रहा है वो बिल्कुल आ रहा है, वो यहाँ पे है। इसी तरीके से
2 और 3 का डिस्टेंस क्या है यहाँ पे है, ठीक है, और 2 और 4 का डिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 2 और 4 का जो डिस्टेंस है उसकी पावर भी 0 है। 3 और 4 का डिस्टेंस रह गया, वो यहाँ पे है। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी पॉसिबल डिस्टेंसेस आप बना सकते हो उनकी पावर या तो 1 हो सकती है, इसका मतलब ये है कि वो न्यूमरेटर में आई है, या तो -1 हो सकती है, इसका मतलब ये होगा कि वो डिनोमिनेटर में आई है डिस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं x2 - x3, तो इसकी पावर -1 है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। या तो फिर ये हो सकता है कि उस डिस्टेंस की पावर 0 हो, जैसे कि इन दोनों डिस्टेंसेस की पावर 0 थी। अब सपोज करो कि आपके पास n पॉइंट्स हैं, सो आपके पास n पॉइंट्स हैं x1 x2 until xn, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आप कितने डिस्टेंसेस बना सकते हो। वेल ये बहुत आसान है कोई आंसर करना, क्योंकि आपको n में से 2 पॉइंट्स चूज करने हैं डिस्टेंस बनाने के लिए। तो टोटल डिस्टेंसेस जो आप बना सकते हो वो है n choose 2, राइट, जिसका फॉर्मूला हमें पता है कि वो n × n - 1 डिवाइड बाई 2 है। लेकिन हम ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम कोई एक पॉइंट लें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी एग्जांपल में रहूं, और उससे पहले मैं एक और चीज़ डिफाइन कर दूं कि मैं xi - xj को कहूँगा rij, ठीक है। और चूंकि हमें पता है कि डिस्टेंस जो xi से xj का है तो वही डिस्टेंस xj से xi का है, तो ओवर काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए मैं हमेशा ये अज्यूम करूँगा कि i इज़ लेस देन j, राइट। तो मेरी ट्रीटमेंट में r12 तो आएगा, लेकिन r21 कभी नहीं आएगा क्योंकि 2 जो है वो बड़ा है 1 से। हम जानते हैं ये दोनों सेम है, तो ये दोनों डिस्टेंस को मैं डबल काउंट नहीं करना चाहता। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं 1 की बात करता हूँ, पॉइंट 1 ले लेता हूँ। सो 1 जो है वो एक दफ़ा ऊपर आ गया, ठीक है, तो एक दफ़ा ये नीचे भी आ गया। मैं ये कह सकता हूँ कि 1 जिन जिन डिस्टेंसेस में इन्वॉल्व है उन डिस्टेंसेस की पावर्स को अगर मैं ऐड करना शुरू करूँ तो देखते हैं क्या बनता है। तो पहले तो 1 आया ऊपर, जो कि जिस केस में पावर आई 1, ओके। दूसरे केस में 1 आया यहाँ पे नीचे, जिस केस में पावर जो आ गई वो है -1। और तीसरा केस जो है वो ये है कि 1 जो है वो यहाँ पर आया जहाँ पे पावर 0 है, 0। तो पावर्स का सम जो है वो 0 है। तो ये देखना आसान है कि किसी भी पॉइंट के लिए जिन जिन डिस्टेंसेस में वो पॉइंट आया है उनकी पावर्स का जो सम है वो 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि या तो वो पावर 0 होगी, जैसे कि अभी तीसरी मैंने लिखी है पावर 0, या तो उसकी पावर 1 या -1 होगी। लेकिन जितनी बार वो ऊपर आना चाहिए न्यूमरेटर में उतनी ही बार नीचे आना चाहिए ताकि कैंसलेशन हो सके। इसका मतलब है कि जितनी बार 1 आएगा पावर्स में उतनी बार -1 आना चाहिए। तो सम अगर मैं करूँगा तो 0 होगा, राइट। तो अब अगर मेरे पास n पॉइंट्स हैं तो मैं ये कर सकता हूँ कि जो rij डिस्टेंस है उसकी पावर को मैं रिप्रेजेंट करूँगा μij से, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो है x1 x2 ये जो है ये है r12, और μ12 जो है वो 1 है क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ये न्यूमरेटर में आया है यहाँ पे, राइट। तो पावर को मैं μ12 से रिप्रेजेंट करूँगा। अब मेरा क्लेम ये है कि पावर्स एक फिक्स्ड पॉइंट के लिए, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप आई को फिक्स कर दो, राइट। तो ith पॉइंट के लिए जिन जिन डिस्टेंसेस में वो आया है उन सब की पावर्स का सम 0 है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि μij सम करो जब j जो है, अच्छा रुको, बल्कि इसको पहले यूँ लिखते हैं ji, क्योंकि मैंने कहा था कि जो भी पहले आएगा वो छोटा है, जो बड़ा बाद में आएगा वो बड़ा है, राइट। सो इस केस में j जो है वो जा सकता है 1 से लेके, लेकिन i से छोटा होना चाहिए तो i -1 तक, प्लस
वो केसेस जिसमें आई छोटा है, तो अब जे जो है वो आई से बड़ा होगा हमेशा, i+1 से n तक। तो ये जो सम है, ये मैंने असल में सम कंस्ट्रक्ट किया है तमाम पावर्स का, जिसमें ith पॉइंट आता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि समेशन जे पे हो रही है, आई पे नहीं हो रही, तो ये ith पॉइंट के लिए है। तो ये पावर्स का सम जो है वो 0 होना चाहिए, राइट। अब पॉइंट्स कितने हैं हमारे पास पॉइंट्स n है, तो ये इस तरह की इक्वेशन n पॉइंट्स के लिए हमारे पास होगी, राइट। हमारे पास n इक्वेशंस हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हो। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंसेस जो है, जो हम चूज कर सकते हैं, वो n चूज 2 हैं, लेकिन जो कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास वो n है, क्योंकि हमारे पास n इक्वेशंस हैं जो कि हमें सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रेशियोज आ सकते हैं वो है ये, राइट। लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो हमें पता है कि वो ये है -n, so this is n square minus n minus 2n divided by 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n into n minus 3 divided by 2। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास n पॉइंट्स हैं तो आप इतने क्रॉस रेशियोज बना सकते हो, और आप देख सकते हो इस फॉर्मूला से कि अगर n 3 है तो 0 रेशियोज आप बना सकते हो, बिकॉज इसमें n minus 3 आ रहा है। इसको एक चीज़ के लिए हम टेस्ट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स हो तो हम बना सकते हैं 4 into 4 minus 3 divided by 2, यानी कि 2 क्रॉस रेशियोज। तो वो 2 क्रॉस रेशियोज तो हम बना सकते हैं बहुत आराम से। एक क्रॉस रेशियो वो है जो कि कुछ यूं होगा, राइट। और इसमें कौन कौन से नहीं आए हैं वो मैंने लिखे थे ऊपर, x2 minus x4 और x1 minus x3। इसकी पावर 0 थी। वैसे हम ये लिखते नहीं है, ये जो क्रॉस रेशियोज अपीयर नहीं हो रहे, लेकिन मैं सिर्फ सिखाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये नहीं आ रहे, ये भी हैं डिस्टेंसेस लेकिन ये नहीं आ रहे, ठीक है, इस रेशियो के अंदर। लेकिन हम ये लिखेंगे नहीं अपनी कैलकुलेशंस में, 0th पावर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा क्रॉस रेशियो जो है वो होगा जिसमें इन दोनों में से कोई आएगा और जो आ रहे हैं उनमें से कोई नहीं आएगा। तो वो एक एक्सरसाइज के तौर पे आप देख सकते हो, आप कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो कि दूसरा क्रॉस रेशियो जो है वो कौन सा है। तो ये वीडियो जो थी वो फाइनाइट कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस और कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस में जो इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ होती हैं उनके बारे में थी।